नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज बात बिहार की होगी, लेकिन इसका परिदृश्य संपूर्ण राष्ट्र होगा। दरअसल जातीय जनगणना को लेकर गाहे बगाहे हमारे देश की सियासत सरगर्म होती रही है। जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक पार्टियां हमेशा से ये चाहती रही हैं कि हरी झंडी मिले और जातीय जनगणना के आधार पर अपनी राजनीति को एक फिट सांचे में सेट किया जा सके। बिहार में इन दिनों जातीय जनगणना पर खूब चर्चा हो रही थी, शुरुआत भी हो गई थी, लेकिन आपको याद होगा कि मई में कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, अंतरिम रोक। लेकिन आज का दिन बिहार सरकार के लिए अच्छा दिन कहा जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार जो चाहती थी, जेडीयू आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार जो चाहती थी, वो हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने दरअसल जातीय जनगणना पर लगी हुई रोक को हटा दिया है। गदगद हो उठी है नीतीश सरकार इस फैसले के बाद से। लेकिन इस फैसले के बाद से चर्चा होने लगी कि क्या जातीय जनगणना हिंदुओं को कहीं बांटने की साजिश तो नहीं है। जिस देश में हम हर बार कहते हैं कि जब जब हिंदू घटा है तब तब देश बटा है, जहां जहां हिंदू बटा है वहां वहां देश भी बटा है। इसलिए क्या जिस फैसले को प्रगतिशील फैसला और प्रगतिशील सोच कहा जा रहा है, इसका दूसरा पहलू इसे इस ओर इंगित नहीं करता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जातीय जनगणना हिंदुओं को बांटने की साजिश है। क्योंकि आपको याद होगा कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भी यही कहा करते थे कि सामाजिक ताना बाना दरअसल बिगड़ जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और इसीलिए हमेशा से ही उन्होंने जातीय जनगणना का विरोध किया। तो फिर ऐसी क्या स्थिति आ गई तब से लेकर अब तक कि अब देश की राजनीतिक पार्टियां जातीय जनगणना की तरफ जाने की अगुवाई करने लगी। ये जातीय जनगणना किस तरीके से हिंदुओं को तोड़ सकती है या तोड़ रही है, हिंदुओं को बांटने की एक बड़ी साजिश हो सकती है, एक बड़ा आधार तैयार कर सकती है। राजनीति के चश्मे से ही नहीं, सामाजिक चश्मे से भी क्या इसे देखने की जरूरत नहीं है। आज इसी मुद्दे पर हम खुलकर करेंगे बहस। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के कुछ खास अतिथि, कराऊंगी उनसे आपका परिचय, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार की नीतीश सरकार की खुशी का ठिकाना नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना पर लगी रोक हटा दी है। अब बिहार में जातिगत जनगणना फिर से शुरू होगी। सरकार आपके घर आएगी, आपसे आपकी जात पूछेगी और आपको बताना होगा कि आप फलां जाति के हैं। जात जानकर सरकार उसका दस्तावेज बनाएगी, उसके आधार पर योजना बनाकर आपको आपका कल्याण करने का लॉलीपॉप देगी। बिहार में 7 जनवरी से नीतीश तेजस्वी सरकार ने जातिगत जनगणना की शुरुआत की थी, लेकिन एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने 4 मई को जातिगत जनगणना पर स्टे लगा दिया था। अब पटना हाईकोर्ट ने जातिगत जनगणना विरोधी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है और जातिगत जनगणना को हरी झंडी दे दी है। नीतीश तेजस्वी सरकार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को क्रांतिकारी बताया है। वहीं देश के ज्यादातर हिंदू और सामाजिक संगठन जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। भले ही जातीय जनगणना का समर्थन करने वाले इसके तमाम फायदे गिना रहे हैं, लेकिन यह हिंदुओं को बांटकर सत्ता हथियाने का एजेंडा है। जब से हिंदू संगठित हुआ है, तब से जाति आधारित पार्टियों की सियासी जमीन खिसक गई है। इसी के बाद हिंदुओं को आपस में बांटने और लड़ाने का खेल फिर से शुरू हो गया। बिहार में जाति आधारित जनगणना हिंदुओं को बांटने के इसी सियासी खेल का हिस्सा है। यह जनता को जात में बांटकर कुर्सी पर जमे रहने का खेल है, जो आगे भी चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जो जाति आधारित गणना पे जो आज माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है, ये स्वागतपूर्ण है। ये बिहार की जनता की जीत है और ये बिहार हित में ये फैसला लिया गया है। जो फैसला, जो निर्णय महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के नेतृत्व में जो हम लोगों ने लिया था कि सरकार बनेगी तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड सर्वे हम लोग कराने का काम करेंगे।
लगभग 80% से ज्यादा काम हो रखा था। बाद में भाजपा के कुछ लोगों ने मिलजुल करके साजिश रचने का काम किया और इसके बाद स्टे लगा। तो आज जो फैसला आया है, इससे बिहार के लोगों को बहुत लाभ होने वाला है। तो सरकार कह रही है कि बिहार के लोगों को लाभ होने वाला है। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति और नियत दोनों स्पष्ट हो गई है, लेकिन सरकार, बिहार की सरकार ये कह रही है कि जो ये फैसला आया है वो जनता के पक्ष में होगा। सवाल ये है कि जनता के पक्ष में जब आप ये कहते हैं कि योजनाओं का निर्धारण सही तरीके से हो पाएगा, तो क्या उसके लिए जरूरी है कि जातीय जनगणना हो? आज इसी पर हम खुलकर जब बहस करेंगे तो हमारे साथ आज जो अतिथि जुड़ रहे हैं, अब कराती हूं उनसे आपका परिचय। स्वागत करते हैं, स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अरविंद कुमार जी, हमारे साथ एलजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मणिशंकर पांडे जी हैं, साथ ही साथ जेडीयू का पक्ष रखेंगे परिमल कुमार जी और आरजेडी का पक्ष रखने के लिए सारिका पासवान जी हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चारों के साथ आज की डिबेट की शुरुआत करूंगी। परिमल जी, सबसे पहला ओपनिंग रिमार्क आपसे आज लेती हूं, क्योंकि आपकी सरकार कह रही है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है, बिहार की जनता को अब न्याय मिलेगा, आप लोग ये कह रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा सा है। इस देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा था कि जातीय जनगणना मतलब समाज का ताना बाना ध्वस्त हो जाना। तो तब से लेकर अब तक ऐसा क्या बदल गया कि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं जी, अब तो जातीय जनगणना ही जरूरत है? परिमल जी, देखिए, सोसाइटी तो डायनामिक है ना, सोसाइटी डायनामिक है। मैं एग्जाम्पल दे दूं, यदि संविधान एक वातावरण संविधान का निर्माण किया तो साथ साथ आर्टिकल 360 प्रोविजन है कि समय के साथ, क्योंकि जो समाज है वो डायनामिक है, तो संशोधन किया जाए। तो जहां तक जाति आधारित जनगणना का प्रश्न है, और आज जो आपने कहा कि भाई जनता की है या आरजेडी की जीत है, नहीं, ये संपूर्ण बिहार वासियों की है, क्योंकि जाति आधारित जनगणना किसी जाति विशेष के लिए तो हो नहीं रही है, न तो इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है समतामूलक समाज की स्थापना करना। स्वयं उच्च न्यायालय ने भी ये कहा कि जो न्याय के साथ विकास की प्रक्रिया से क्षमता आएगी, इस तरह के कार्यक्रम थे, इस तरह के प्रयास थे। और देखिए, एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट ये भी है कि यदि हम विकास की बात करते हैं और वास्तविक रूप से यदि सार्थक विकास में रुचि रखते हैं, तो ये आदरणीय नरेंद्र मोदी की तरह है। क्योंकि मैं बता दूं कि यदि मानव संसाधन का विकास करना है या किसी क्षेत्र का विकास करना है, तो फर्स्ट टेस्ट होता है कि असेस द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्सेज, और ह्यूमन रिसोर्सेज के असेसमेंट का बेस्ट अवेलेबल जो तरीका है वो सेंसस है। और भारतीय संविधान के 7वीं सूची में जो सेंसस सब्जेक्ट नंबर 69 के तहत सेंसस के अधिकार संवैधानिक अधिकार केंद्र सरकार को थे, और यह आवश्यकता भी थी। मैं उदाहरण दे, लास्ट कास्ट सेंसस 1931 में हुए थे, उसमें भारत की जनसंख्या लगभग 27 या 28 करोड़ थी, आज 140 करोड़। तो मान लीजिए कि यदि कोई कार्यक्रम आप चलाते हैं, किसी भी वर्ग के लिए आप विशेष कार्यक्रम चलाते हैं, तो unless and until you are having the certificate data, how the program can be effective। और हमने ही नहीं कहा, बार बार सुप्रीम कोर्ट यह कहती है कि भारत में डिस्पैरिटी है एंड हाउ यू कैन इक्वेट अनइक्वल्स इक्वली। और कई बार आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई जाति आधारित सब जैसे दाखिले, आप जैसे उदाहरण के लिए जो परिमल जी, आपकी पूरी बात को ठीक है, मैंने उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, तो डेटा के बिना पेट्रोलिंग कार्यक्रम का नहीं, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, समझ ली, ठीक है। आप एक सेकंड परिमल जी, प्रश्न सुन लीजिए प्लीज। आपने पूरा ओपनिंग रिमार्क आपका सुना गया, पूरी पैनल ने भी सुना, थोड़ी सी आवाज में प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन समझ में आई बात आपकी। आप समता मूलक समाज बनाने की बात कर रहे हैं ना? हाँ, अभी मेरा प्रश्न सुन पा रहे हैं ना? yes. हाँ परिमल जी, आपकी पूरी बात हम सबने सुनी। समता मूलक समाज जो होता है, जब हम समता मूलक समाज की बात करते हैं तो उसमें आर्थिक सर्वेक्षण को महत्व देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आर्थिक स्तर पर जो एक लेयर बनती है उसको, इसको महत्व देना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं बतला दूं। पूरा डिटेल में मत बताइए, पहले ये बताइए देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। नहीं, बहुत शॉर्टकट में मैं बतला देता हूं। बताइए। कि बिहार सरकार जो अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने प्रयासों के द्वारा जो ये कास्ट बेस्ड काउंटिंग कर पा रही है, ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे भी है, क्योंकि जो भी पर्टिकुलरली जो डेटा एकत्रित किए जा रहे हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ साथ
इकोनॉमिक बैकग्राउंड की भी बात की जा रही है। इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसे, नहीं कहाँ, कैसे, इसका क्या क्राइटेरिया आपने रखा है? नहीं देखिए, नहीं दो बातें देखिए, आप भ्रम में डाल रहे हैं, आप दो बातें क्लियर कीजिए ना। क्लैरिटी कहाँ है इसमें, क्लैरिटी कहाँ है? मेरे इस प्रश्न का आपसे पूछने का एक उद्देश्य था, क्योंकि जब आप समता मूलक समाज की बात करते हैं साहब, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी व्यक्ति और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति तो सवर्ण की भी खराब हो सकती है। आर्थिक स्थिति केवल आप जो जिस परिप्रेक्ष्य में आप लोग ये जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, मैं उससे अलग हटकर बात कर रही हूं। अगर आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखा जाएगा तो मुझे लगता है जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है। और जहां तक आपने समता मूलक समाज की बात की, तो आप जानते हैं ना कि देश में जब जातियों में बढ़ जाता है, हिंदू जब जातियों में बढ़ जाता है, तो वहां पर क्या हालात हो रहे हैं, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा के मेवात में क्या हो रहा है आपको पता है ना, वहां क्या हो रहा है। नहीं देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि कई मीडिया वाले बार बार प्रश्न उठाते हैं कि बिहार में जाति प्रथा नहीं, जाति प्रथा भारतीय संस्कृति का अभिन्न है, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और विभिन्न जातियों में जो असमानता है, इस साइड पर पर्टिकुलर कास्ट में भी जो डिस्पैरिटी है, जाति आधारित जो सर्वे हम लोग करवा रहे हैं, जो काउंटिंग करवा रहे हैं, उसमें आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होगी। और सरकार है ना, जो वंचित वर्ग है किसी भी जाति के अंदर भी, या जो कंपैरिजन की स्थिति बेहतर होगी, और हम उसके लिए प्रभावी रूप से कार्यक्रम को क्रियान्वित कर पाएंगे। देखिए, कभी भी बिहार सरकार या हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार का उद्देश्य राजनीतिक नहीं रहा है इस संदर्भ में, क्योंकि है ना, मुख्य उद्देश्य है कि भाई संपूर्ण समाज का विकास हो। और दूसरी बात की जाति आधारित सर, अगर ये राजनीति से प्रेरित नहीं होता ना साहब 1931 में भी आखिरी बार हुई थी जातीय जनगणना, उसके बाद भी यही कहा गया था, ये सब कुछ राजनीतिक चश्मे से देखने का ही एक आधार है। अगर आप इसको सामाजिक दृष्टिकोण से बोलते तो आप निश्चित रूप से जातीय जनगणना लेकर नहीं आते। जातीय जनगणना पर बल नहीं होता, जातीय जनगणना पर जाति की बात ही नहीं होती सर, हिंदुओं को बांटने की बात ही नहीं होती। अरविंद कुमार जी के पास आप जाती हो, ठीक है सर, ठीक है सर, आपको पूरा मौका दिया, आपको पूरा मौका दे दिया साहब आपको। अब आपकी बारी आएगी सर, अरविंद जी के पास जाने दीजिए मुझे। ठीक, अरविंद जी ठीक है परिमल जी, जा रही हूँ मैं अरविंद जी के पास। ठीक है परिमल जी, ठीक है परिमल जी। आदत है कि अपने संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति नहीं करना, और यही कारण है कि हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने अपने। ठीक है परिमल जी, अरविंद जी के पास जाने दीजिए मुझे, आपके सारे सवालों के साथ जा रही हूँ। परिमल जी का फेडर राउंड कीजिए। अरविंद जी, महत्वपूर्ण ये है कि ये तरह स्पष्ट कहा जा रहा है कि दरअसल ये राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन राजनीति इसके पीछे है नहीं। राजनीति जो कर रहे थे वो आप लोग थे, आपकी नीति और नियत दोनों ही एक्सपोज्ड हो गई है। क्या आपको नहीं लगता कि जातीय जनगणना हिंदुओं को बांटने का एक आधार तय कर देगी? अरविंद जी। लालू जी, अभी चुनावी वर्ष है ना, और चुनाव में जिस तरह अपोजिशन गोलबंद होने की कोशिश करता है, ये चाहते हैं कि बिहार में एक जातीय उन्माद फैलाकर और हम किसी तरह वोट बैंक लें, इनका वोट बैंक तो खिसक चुका है, तो इसके पीछे की मंशा यही है। रही जातीय जनगणना का, तो मैं पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता भी हूँ और इस केस को मैं डिटेल से जानता हूँ। देखिए, जातीय जनगणना के लिए इन लोग केवल श्रेय लेना चाहते हैं कि जातीय जनगणना का श्रेय हमें मिले। इनको याद होगा, पता नहीं इन्हें याद होगा या नहीं होगा, कि भारतीय जनता ये कही थी कि एक सर्वे कराया जाए, इस तरह की गणना कराया जाए। इसको एक प्रतिनिधि मंडल लेकर केंद्र में गई थी, माननीय प्रधानमंत्री से भी मिले थे। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि राज्य इस पर अपना विचार करे कि कैसे कराना है, क्या कराना है। तो भारतीय जनता पार्टी इससे अलग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश नहीं की। हम चाहते हैं कि गरीब है, जो समाज का अंतिम पायदान का व्यक्ति है, उसका उत्थान हो, उसका विकास हो, वो कैसे समाज की मुख्य धारा से जुड़े, इसमें कोई गुरेज नहीं है। और रही जातीय जनगणना, तो इनको ये कहना चाहिए कि जातीय जनगणना राज्य सरकार इतने दिनों तक रोक क्यों लगी? इनकी मंशा नहीं है कि जातीय जनगणना, आर्थिक जनगणना कुछ भी हो, वो सही रूप में चुनाव के पहले ये पूरी हो जाए। अरुण जी, एक बात समझा पाएंगे आप मुझे? एक बात समझा पाएंगे आप मुझे? उच्च न्यायालय में
पटना उच्च न्यायालय में इन्होंने सही बात को रखा नहीं, सही तथ्यों को नहीं रखा और इस चलते इतनी विलंब हो गई, इतनी देर हो गई है। तो ये चाहते थे किसी तरह इसको आगे बढ़ाना, किसी तरह चुनाव तक। ठीक है, आप चुनाव तक ले जा रहे हैं। ठीक है साहब, आपकी भी आपका ओपनिंग रिमार्क भी सुना गया, लेकिन प्रश्न मेरा 10 सेकंड हाईकोर्ट का कि इनकी मनसा को पानी फेर दिया और इस पर अपना निर्णय सुना दिया। जी, आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले को लेकर अब इसके बाद? हम लोग क्यों जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं नहीं है। भारतीय जनता नहीं, वो पार्टी तो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि लोग आपके ही हैं, आप ही जाते हैं जनगणना। नहीं। अच्छा, तो फिर ठीक है, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं, यानी भारतीय जनता पार्टी भी जातीय जनगणना के पक्ष में है क्या? हाँ बिल्कुल, जातीय जनगणना का हम विधानमंडल से पास किया है, विधानसभा से पास करके केंद्र में जो प्रतिबंधक गया था उससे भारतीय जनता पार्टी साथ में थी। भारतीय जनता पार्टी की पहल की हुई है, आरजेडी इसमें कहीं नहीं था, आरजेडी के लोग तो थे ही नहीं। ये तो श्रेय लेने नहीं साहब, फिर तो आप वही बात करने लगे ना। आपने अभी कहा कि श्रेय लेने की होड़ है, तो श्रेय लेने वाली बात तो फिर आप कर रहे हैं ना। हमारा मुद्दा है कि जातीय जनगणना होनी ही क्यों चाहिए? हिंदुओं को बांटने की ये साजिश है ना, हिंदुओं को बांटने का एक मजबूत आधार तय हो जाएगा। क्या जरूरत है जाति की? आपने जो प्रतिक्रिया दी, ये तो श्रेय लेने की होड़ हो गई, फिर तो आप भी राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। बिल्कुल लावनी जी, हाँ आपने सही सवाल किया, मैं जवाब दे दूं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति में विश्वास नहीं रखती है और आपने सही कहा कि कुछ जो पार्टियां हैं वो जाति के नाम पर एक विद्वेष पैदा कर रही है, जाति के नाम पर बांट रही है। नहीं, आपने विकास की राजनीति की है। नहीं, ठीक है सर, लेकिन दो बातें एक साथ नहीं चल सकती ना अरविंद जी। अभी आपने कहा कि हाँ आप भी चाहते हैं जातीय जनगणना, और आपने कहा कि आप लोग गए थे और पूरा आपने डिटेल बता दिया। मुझे ऐसा लगा कि ये जातीय जनगणना सिर्फ राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है और जातीय जनगणना की श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, लेकिन कोई इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है। मैं मणिशंकर जी आपके पास आ रही हूँ। मणिशंकर पांडे जी हैं एलजेपी का पक्ष रखने के लिए। मणिशंकर जी, सबसे पहले तो आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्योंकि जातिगत जनगणना की बात तो हर जगह हो रही है, लेकिन कोई ये बात क्यों नहीं समझ पा रहा है कि जातीय जनगणना मतलब हिंदुओं को तोड़ देना, बांट देना। आपकी पार्टी का पहला स्टैंड सर। लानी जी, जातीय जनगणना मेरी समझ में, मैं समझता हूं कि देश में हमारे संविधान में समता का, समानता का अधिकार दिया गया है और हमने देश को अनुसूचित जाति को, ओबीसी जाति को और उच्च जाति जो आर्थिक आधार से पिछड़े थे उनको सभी लोगों को रिजर्वेशन दे दिया और सब में इक्वलिटी, समानता लाने का प्रयास किया। जो गरीबी रेखा के लोग नीचे थे उनको एक अधिकार दिया गया और समाज में किसी भी तरह का इस तरह का बवाल नहीं है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए ये बताना चाहता हूँ, खासकर के जो आज चैनल पर हमारे साथी उपस्थित हैं, कि आपने देखा कि ओबीसी का जो आरक्षण लागू हुआ उसका आज भी वर्गीकरण हो रहा है। जी पूरी कीजिए अपनी बात। मुझे लगता है कि शायद मणिशंकर पांडे जी से हमारा संपर्क टूट गया है। मणिशंकर जी, कुछ ही जातियों को लाभ मिला, दूसरे लोगों को लाभ नहीं मिला। उसका आज भी कमीशन बना हुआ। अभी 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज उसके चेयरमैन हैं और उसकी रिपोर्ट आनी थी कि अपने ओबीसी में जितनी जातियां सबको उसका आरक्षण का लाभ नहीं मिला, इसलिए उसका वर्गीकरण किया जा रहा है कि उस जाति, हर जाति का जो ओबीसी में आते हैं उनको सबको लाभ मिले। 2-3 ही जातियां लाभ ले पाई हैं जो दबंग थी, राजनीति में जिनका अधिकार था, आर्थिक रूप से संपन्न थी, उन्हीं को लाभ मिला था। और ओबीसी में जो 27 जातियां थी, बाद में और जातियां जोड़ी गई, उनको लाभ नहीं मिला, जिसका अभी वर्गीकरण चल रहा है। अभी 3 दिन पहले समाचार पत्रों में छपा कि वो कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है। प्रधानमंत्री मतलब प्रदेश सरकार ने वो कमीशन 17 में लागू किया और फिर ये देखा जा रहा है कि उन जातियों में कौन सी ऐसी जातियां हैं जो पिछड़ी जातियों में पीछे रह गई हैं, उनमें कैसे समानता कायम किया जाए। मैं कहना ये चाहता हूं, ये जो लोग जाति जनगणना के पक्ष में नहीं बल्कि अपने राजनीतिक जनगणना के पक्ष में है, जो चुनाव नहीं जीत रहे हैं, हार रहे हैं, वो सब जातियों का आधार लेना चाहते हैं। आज हमारा देश, इसको कि हमको गर्व है इस बात का कि हम सनातन धर्म के लोग, भारत सनातन धर्म का देश है।
और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो प्रगति हुई है, एक उदाहरण से ये बात करके खत्म करूंगा। ये अभी काशी में पिछले सालों में 7 करोड़ लोग दर्शन करने आए हैं। अब मथुरा और वृंदावन में 6 करोड़ लोग आए हैं। अब गोवा में सिर्फ 80 लाख लोग गए हैं। मेरे कहने का मतलब कि जो हमारा धर्म देश है, सनातन धर्म की तरफ, जाति के तरफ से ऊपर उठ करके एक प्रगतिशील समाज के तरफ जा रहा है सर, लेकिन यही तो बात, अगर समाज नहीं, मणिशंकर जी, अगर समाज प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, अगर राजनीतिक पार्टी, जैसे आपने कहा कि प्रगतिशील सोच के साथ, नहीं मणिशंकर जी प्रश्न सुन लीजिए, मणिशंकर जी ठीक है मणिशंकर जी ठीक है, सुन लिया, लेकिन जो आप बातें आप कह रहे हैं ना सर, जो बातें आप कह रहे हैं ना, ये सिर्फ निबंध लिखने और मौखिक रूप से संभाषण में ही नजर आ रही है। जब आप कहते हैं कि सनातनी एकजुट हो गया है, तो फिर उसी सनातनी को बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप लोग खुद क्लैरिटी नहीं ले पा रहे। मैंने तीनों पॉलिटिकल बॉडीज ने ये तो कह दिया कि जरूरत है, जरूरत क्यों है इस पर क्लैरिटी आप लोग नहीं दे पा रहे। जरूरत क्यों है इस पर क्लैरिटी नहीं है। नहीं सर, आप लोग कह रहे हैं जरूरत है, जरूरत सिर्फ राजनीति की है, समाज की जरूरत क्या है इस पर आप लोग बल नहीं दे पा रहे हैं। सारिका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सारिका जी का भी क्या स्टैंड है? आरजेडी का पक्ष रखेंगी सारिका पासवान जी? सारिका जी, आरजेडी भी बहुत गदगद है क्योंकि आप तो सरकार में ही हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बहुत आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं आवाज सही कराती हूँ, लेकिन पहला स्टैंड क्या है आप लोगों का? अब इसके बाद आगे किस तरीके से, क्या ये वाकई सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जाए? देखिए, पहला स्टैंड तो पहले ही लिया गया था कि बिहार में जाति आधारित जनगणना है वो होगी, और वो हुई भी। 80% जाति जनगणना जो है ऑलमोस्ट तो हो गई है, और 20% जो बाकी थी, उसी बीच में ये केस हुआ और आज पुनः फैसला लिया गया इस मामले में। और अब जो बाकी जो बची हुई है वो 20% की जाति आधारित गणना वो भी पूरी हो जाएगी। देखिए, हमारे अभी बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि जब एक तमाम लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, इस बात को लेकर के, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थे। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि वो इसके विरुद्ध में इनके जो लोग हैं वो हाई कोर्ट में जाकर के दलीलें पेश कर रहे थे, वो अपील कर रहे थे कि जाति आधारित गणना है उसको रोकी जाए। इनका पूरा का पूरा अधिवक्ता प्रकोष्ठ जो है वो पूरा का पूरा जब सब बोल रहे थे तो सारिका अरे आपकी पूरी की पूरी अधिवक्ता प्रकोष्ठ जो है यही था कि जाति आधारित गणना को रोक दिया जाए, और इनको भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जो आप बार बार कह रही थे एक बात कि हिंदुओं को बांटने की कोशिश। असल में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से ही हिंदू के नाम पे तमाम जातियों को बांध करके उन्हें बहकाने की कोशिश करता रहा है, बेवकूफ बनाने की कोशिश करता रहा है, छलने का कोशिश करता रहा है। और जाति आधारित ये मुझे बताइए ना, ठीक है मिल पाएगा, क्योंकि अब हर एक व्यक्ति अपने हक और हुकूक की बात करेगा। और यही कारण है कि भारतीय पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि जाति आधारित बिहार में। सारिका पासवान जी, आपके इसी प्रश्न को लेकर अभी अरविंद जी के पास जाऊंगी, लेकिन मेरे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आपने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही चाहता था हिंदुओं को बांटने के लिए। मुझे बता सकती है कि जब जातीय जनगणना का दिन निकला था तो उस वक्त आपके ही मुखिया लालू प्रसाद यादव जी ने क्या ट्वीट किया था? क्या जरूरत थी बहुसंख्यक पिछड़े, ये लिखने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब कि जातियों में बांटने की जो संरचना है, अवसंरचना है, आप लोग उसे प्रस्तुत करना चाह रहे थे। पहला ट्वीट तो आपके ही सरदार की तरफ से आ गया था ना कि बहुसंख्यक पिछड़ों के लिए ये बेहतर होगा। क्यों बहुसंख्यक पिछड़े, क्यों नहीं बहुसंख्यक हिंदू? क्यों बहुसंख्यक अति पिछड़े, बहुसंख्यक पिछड़े, बहुसंख्यक सर्वर्ण, बहुसंख्यक हिंदू क्यों नहीं? सारिका जी क्लियर कीजिए मुझे ये बात। देखिए बिहार में जब पिछला विधानसभा था तो बीजेपी के यशस्वी प्रधानमंत्री जब मंच पे खड़े थे तो उन्होंने कहा था मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। क्या जरूरत पड़ रही थी कि देश के प्रधानमंत्री को पिछड़ों का बेटा कह करके खुद को संबोधित करने का? तो पहले तो एक बार इन लोगों से पूछ लीजिए ना,
आपके यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसी नहीं, मेरे नहीं है, प्रधानमंत्री तो आपके भी है, प्रधानमंत्री देश के हैं, आपके मत कहिए, वो प्रधानमंत्री आपके भी है, संवैधानिक पद है, प्रधानमंत्री तो देश के ही है। बीजेपी का भी प्रधानमंत्री नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। सही करिए पहले अपने आप को। तो तुमने कहा था कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ। अरविंद कुमार जी, सवाल का जवाब दे दे तो मुझे लगता है कि तमाम सवालों का ठीक है अरविंद जी जवाब दीजिए, अरविंद जी जवाब दीजिए, काउंटर जवाब अरविंद जी, फिर जाऊंगी परिमल जी के पास। देखिए, उन्होंने पिछड़ों का बेटा गर्व से कहा था कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, राजनीति से नहीं किया। लेकिन आपके पार्टी के जिन्होंने कहा कि पिछड़ों का मैं बेटा हूँ, उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने झोपड़ी से हाईवे तक होटल में पहुंच गए। आपने सिर्फ अपने एक परिवार तक सीमित रहा और एक परिवार ने लूटने का काम किया है। अगर गरीबों तक लूट कर आप बांट देते ना तो गरीब अमीर हो जाती। आपने जाति का नाम आप लोग किया है। RSS के एजेंट आप लोग बोर्ड से अरे सुनिए, बीजेपी के पोल खोल चुके हैं, बीजेपी के पोल खोल चुके, परिवार वाला जवाब बीजेपी में मत कीजिए। वोट देके कुछ नहीं, आप लोग हिंदू के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आप लोग कोई है जिसमें तो वो भारतीय जनता पार्टी है। एक सेकंड, सम्मान देने का काम किया है। गरीब का बेटा है, आज भी उसके अपना कुछ नहीं है, देश के लिए काम करने वाला व्यक्ति है और आपके नेता को सजाया जाता है। आपने गरीबों को लूटा है। आप गरीब के प्रति अगर नेता रहते ना तो गरीब की ये स्थिति नहीं रहती। बिहार में सारिका जी हो या अरविंद जी हो, सारिका जी हो या अरविंद जी हो, एक सेकंड ठीक है, सारिका पासवान जी ठीक है, सारिका पासवान जी एक सेकेंड, सारिका पासवान जी एक सेकेंड, सारिका जी आप शायद बाहर हैं, आपकी आवाज कट रही है बार बार, आप दोनों एक साथ बोल रहे थे तो कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं आई। जितना मुझे आप दोनों की, मैं आ रही हूँ, एक सेकेंड, जितना मुझे समझ में आया, चाहे सारिका जी हो आरजेडी का पक्ष रख रही हैं या फिर अरविंद जी हो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हो, आप लोग दोनों लोग गरीब जनता की बात कर रहे हैं। लेकिन परिमल जी आपके पास आती हूँ, आ रही हूँ मैं, अरविंद जी और सारिका जी आप दोनों के पास आ रही हूँ। जाति ही पूछ कर क्यों, अगर बार बार ये कहा जाता है, ये हवाला दिया जाता है कि भाई योजनाएं आखिरी पायदान तक स्थित जो व्यक्ति है उस तक वो योजनाएं पहुंचेंगी, समतामूलक समाज बनेगा, तो जाति ही क्यों पूछकर? जाति जरूरी है क्या? जाति पूछकर ही ये तय किया जाएगा? परिमल जी, सिर्फ जाति पर बल देते रही है, दिस इज सोशल इकोनॉमिक सर्वे टू बी नोटेड। प्रत्येक जाति, ये नहीं है कि भाई पिछड़े अति पिछड़े के लिए ये कास्ट बेस्ड काउंटिंग है, समाज के सभी वर्गों के लिए इस काउंटिंग से मिथिलांचल क्षेत्र में निवास करने वाले जो गरीब ब्राह्मण है उनके भी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, और जो हमारे राज्य में जो पिछड़े हैं अति पिछड़े उनके भी आर्थिक स्थिति का पता चलेगा, और इसी से सरकार प्रभावी रूप से कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर पाएगी। देखिए, स्वयं सुप्रीम हाईकोर्ट ने यह बात कही कि सामाजिक न्याय के विकास के दिशा में विकास के दिशा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण है, और यही कारण है कि उच्चतम न्यायालय ने ये बीजेपी के द्वारा जो आप कह रहे हैं कि फायदा नहीं, सुनिए परिमल जी एक सेकंड, ठीक है परिमल जी सुनिए, आप कह रहे हैं, परिमल जी सुन भी लीजिए, अरे सुनिए साहब, सुनिए परिमल जी, आप कह रहे हैं कि फायदा अति पिछड़ा विरोधी। परिमल जी, अगर आप मेरा प्रश्न नहीं सुनेंगे तो मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि ये भाषण देने का मंच नहीं है। आपने बात रखी, उसके बाद आपको मेरा प्रश्न भी सुनना होगा। आप अपनी बात क्लियर करके रखिए, आपको पूरा मौका दे रही हूं इसीलिए, लेकिन आप मेरा प्रश्न भी सुनिए, आप सभी पहले प्रश्न भी सुनिए। आपने कहा कि इससे मौका मिथिलांचल के सवर्णों को भी मिलेगा, आप उदाहरण दे रहे थे, लेकिन एक बात क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या नहीं लगता आपको कि इससे आपसी वैमनस्य बढ़ जाएगा? क्योंकि 1931 में आखिरी बार जब जातीय जनगणना रोकी गई तो उसका आधार ही यही दिया गया था कि नहीं भाई, इससे आपसी वैमनस्य बिगड़ रहा है, वैमनस्य से बढ़ रहा है, शत्रुता बढ़ रही है, लोग ऊंचा नीचा देखने वाली प्रवृत्ति में पड़ रहे हैं। तो इसीलिए क्या आपको नहीं लगता कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि नहीं अच्छा होगा, दूसरी तरफ इसका पहलू यह है कि इससे वाकई आपसी वैमनस्य बढ़ जाएगा? इस पर क्या गौर नहीं करेंगे आप परिमल जी? जैसे अभी नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भी जो जेंडर डिस्पैरिटी है ये वाइडन हुआ है, बढ़ा है, और जो इनकम डिस्पैरिटी है उसमें भी वृद्धि हुई है। जैसे उदाहरण के लिए
भारत के किसानों के प्रतिदिन की आय 27 रुपया है, जबकि अदानी की आय 102 करोड़ रुपया है। राइट, तो ये तो महत्वपूर्ण है कि भाई आइडेंटिफाई करें कि सामाजिक और आर्थिक दशा किस वर्ग का, किस जाति की क्या स्थिति है। और जहां तक आप जाति को नेगेटिव रूप से देखती है, आप समझ लें कि जाति प्रथा भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, उसको नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। बेहतर यह है कि उस जाति, और सिर्फ जाति विशेष की बात नहीं, यहाँ तो सभी के मतलब रिकाउंटिंग हो रहा है, सभी का सर्वे हो रहा है। ऐसा थोड़ा है कि किसी जाति विशेष का सर्वे हो रहा है और उसका प्रयोग राज्य सरकार राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। वास्तविक स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर खुल गए हैं, क्योंकि इसके राजनीति का एकमात्र आधार है हिंदू वोट बैंक, मतलब उपद्रवी तत्व के द्वारा जो सांप्रदायिक जड़ खोलकर और राजनीतिक लाभ का प्राप्त करने का जो प्रयास करते हैं, है ना, वह ये जो यही देखिए, आप आ गए अपनी मंशा पे। आपने उपद्रवी तत्व हिंदुओं में भी, सुनिए, आपने हिंदुओं में भी उपद्रवी तत्व कहकर अपनी मंशा जाहिर कर दी। आपने अपनी मंशा जाहिर कर दी, हिंदुओं में भी उपद्रवी तत्व, ये इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करके आपने मंशा जाहिर कर दी कि वाकई आप सामाजिक दृष्टि से देख रहे हैं या राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं। आपने स्पष्ट कर दिया। अरविंद जी, अरविंद कुमार जी जवाब दे दीजिए। अरविंद कुमार जी जवाब दे दीजिए। हिंदुओं में भी उपद्रवी तत्व, यही तो महत्वपूर्ण है, यही तो समझना है कि ये जातियों में बांटकर हिंदू को तोड़ने की प्रवृत्ति है, ये राजनीतिक लाभ नहीं है, तो फिर और क्या है? अरविंद जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं समाप्त करूंगी। ठीक है, अरविंद जी का जवाब जल्दी से। इसका जैसा कर्म होता है, जिसका जैसा संघर्ष होता है, वैसा ही दिखता है। ये हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदुओं में बांटने की बात कर रहे हैं, हिंदू को लड़ाने की बात कर रहे हैं। इनकी यही नीति रही है, विकास की नीति नहीं रही है। भारतीय जनता नरेंद्र मोदी ने कभी भी जात की राजनीति नहीं की, एक अंतिम पायदान पे रहे, व्यक्ति के विकास की बात की, और ये इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्या ये हिंदू इस देश में नहीं रहेगा? ये क्लियर कर दे कि हिंदुस्तान छोड़कर चला जाए क्या? हिंदुस्तान हिंदू यहाँ से हट जाए और इनको लूटने के लिए छोड़ दिया जाए? इस तरह की इनकी नियति है। बिहार की ये दुर्गति इसीलिए है, बिहार हिंदुस्तान का सबसे विकसित राज्य था। बिहार की दुर्गति, मैं तो कहूंगी कि ये हिंदुओं की दुर्गति है। अगर हिंदुओं को जाति में बांटने की आप लोग राजनीति करेंगे तो आप ये सोचिए कि ये हिंदुओं की दुर्गति है। ये राजनीतिक चश्मे से देखने वाला मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक चश्मे से देखने वाला मुद्दा है। हम बार बार कहते हैं, जहां जहां हिंदू बट रहा है वहां वहां देश भी बट रहा है। हालात देश में कई ऐसी जगहों पर हालात ऐसे हैं कि हिंदुओं को विभाजित कर दिया गया जातियों में, वो असंगठित होते हैं, समेकित नहीं होते, और फिर किस तरीके से, जिनको अभी परिमल जी आप अराजक तत्व कह रहे थे ना, जरा पहचानिएगा कि इस देश में जिहादी और अराजक तत्व कौन है, इसका भी आकलन कर लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अब यहीं मुझे अब कह रहा है कि मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा, लेकिन चर्चा यहां पर जरूर खत्म हुई है। सामाजिक दृष्टिकोण से ये चर्चा और ज्यादा खुलनी चाहिए, ये चर्चा होनी चाहिए सामाजिक रूप से कि क्या जब हिंदुओं को बांटा जा रहा है जातीय जनगणना के रूप में, ये हिंदुओं को कमजोर करने का एक आधार नहीं तय कर रहा। हिंदू जब जब घट रहा है, हिंदू जब जब बट रहा है, तब तब देश में कैसी परिस्थिति हो रही है, होती आई है, इसके कई प्रमाण हमारे बीच हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगी कि जातीय जनगणना राजनीतिक चश्मे से नहीं, सामाजिक चश्मे से समझिए कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है। आकलन जरूर कीजिएगा। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।